भारत में एक ऐसा राज्य है जिसके साथ एक बहुत बड़ा दावा जुड़ा है। एक ऐसा दावा जो किसी और के साथ नहीं, और वो है ईश्वर का अपना देश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल की। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मशहूर टैगलाइन के पीछे आखिर है क्या। ईश्वर का अपना देश सुनने में कितना बड़ा लगता है ना। ये कोई मामूली टूरिज्म स्लोगन नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैगलाइन है या इसमें वाकई कोई गहरी सच्चाई छुपी है? चलिए आज हम इसकी तह तक चलते हैं। हम कुछ सुरागों की मदद से ये पता लगाएंगे कि क्या केरल सच में इस शानदार नाम का हकदार है। ठीक है, तो हमारी जांच का पहला सुराग वो हमें मिलता है केरल की जमीन और वहां के माहौल में। आखिर किसी भी जगह को खास क्या चीज बनाती है? जाहिर सी बात है, वहां की प्रकृति और वहां बसने वाले लोग। और केरल की खूबसूरती, मतलब उसको शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। चाहे आप मुन्नार के चाय के बागानों को देखें या एलिपी के शांत बैकवाटर्स में घूमें, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ अपना सब कुछ दे दिया है। और ये हरियाली सिर्फ अच्छी बारिश की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का जो पर्यावरण के लिए एक गहरा सम्मान है, उसे भी दिखाती है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरत नज़ारों की ही नहीं है। वहाँ की हवा में आप महसूस करेंगे एक अलग सा सुकून है। जिंदगी की एक धीमी शांत लय है, जिसे लोग केरला पेस भी कहते हैं। मतलब वहाँ के लोगों में एक ऐसा ठहराव है जो बड़े शहरों की भागदौड़ में अक्सर कहीं खो जाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें केरला की सफलता के पीछे जो सोच है, जो फिलॉसफी है, उसे समझने में मदद करेगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ सुंदर नज़ारे किसी जगह को ईश्वर का देश नहीं बना सकते हैं ना। इस सोच को कहते हैं केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल है। देश की तरक्की सिर्फ पैसों या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं होती। असली तरक्की होती है अपने लोगों में इन्वेस्ट करके। मतलब उनकी शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में और समाज में बराबरी लाने में। 94%, 94%, ये है केरल की लिटरेसी रेट। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नींव है जिस पर केरल का पूरा सामाजिक ढांचा खड़ा है। सोचिए, एक पढ़ी लिखी और जागरूक आबादी ही तो अपने हक को समझती है और एक बेहतर समाज बना सकती है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, हर किसी तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना। दूसरा, सबको अच्छी और सस्ती सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देना। और जब ये दोनों चीजें होती हैं, तो तीसरा स्तंभ अपने आप मजबूत होता है, समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देना। और इस मॉडल का असर जमीन पर साफ साफ दिखता है, खासकर हेल्थ सेक्टर में। जरा इस पर नजर डालिए। केरल में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से करीब 5 गुना कम है, और वहां के लोगों की औसत उम्र कई अमीर देशों के बराबर है। ये सब नतीजा है दशकों से पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देने का। इस मॉडल ने सिर्फ आंकड़े ही नहीं सुधारे हैं, इसने एक बहुत ही अनोखा समाज भी बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो कैसा है। शायद इस मॉडल का सबसे बड़ा नतीजा यहाँ का समाज ही है। केरल में सदियों से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी समुदाय एक साथ शांति से रहते आए हैं। वहाँ ओणम जैसे त्योहार किसी एक धर्म के नहीं, बल्कि पूरे समाज के होते हैं। इसके अलावा वहाँ महिलाओं की स्थिति भी देश के कई हिस्सों से बेहतर है, जिसकी जड़ें हमें ऐतिहासिक मातृवंशीय सिस्टम और शिक्षा पर दिए गए जोर में मिलती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी समाज परफेक्ट नहीं होता। केरल की कहानी में भी एक जरूरी मोड़ है, एक ऐसी चुनौती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इतनी अच्छी शिक्षा और जागरूकता का आखिर नतीजा क्या होता है जब लोगों की उम्मीदें हकीकत से मेल नहीं खाती? और यहीं पर केरल का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ है वहाँ के पढ़े लिखे टैलेंटेड नौजवान, जिनकी सोच और सपने ग्लोबल हैं, और दूसरी तरफ है राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था, जो उनके हुनर के मुताबिक उतनी अच्छी नौकरियां पैदा नहीं कर पाई है। और इसी वजह से केरल के बहुत सारे लोग बेहतर मौकों की तलाश में दुनिया भर में जाकर बस जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यही लोग अपने घर जो पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो केरल की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सहारा बन गया है।
तो एक तरह से ये चुनौती ही वहाँ की तरक्की का एक जरिया भी बन गई है। तो इन सभी सुरागों को देखने के बाद अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या केरल सच में ईश्वर का अपना देश है? अब वक्त है इस पर फैसला सुनाने का। तो देखिए, फैसला ये है कि ये नाम इसलिए सही नहीं है कि केरल में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत का एक बहुत बड़ा प्रयोग, यानी गरिमा, बराबरी और शांति के साथ मिलकर रहने का प्रयोग काफी हद तक कामयाब हुआ है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है, एक मॉडल की कहानी है। और ये सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि केरल के इस अनोखे सफर से बाकी दुनिया क्या सबक ले सकती है।